इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक आईबीपीएस आरआरबी पीओएन क्लर्क के एग्ज़ाम 2024 की। काफ़ी लोग बिगिनर्स होते हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं होता कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और स्ट्रेटेजी क्या रहती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो भी अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी एग्ज़ाम है, इकलौती ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे आप इंग्लिश को कम्प्लीटली बाईपास कर सकते हो। यानी जिनको इंग्लिश वीक है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने का, वो भी बिना इंग्लिश प्रिपेयर किए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रीलिम्स की एग्जाम पैटर्न देखोगे तो वहाँ पे इंग्लिश है ही नहीं, केवल मैथ्स और रीजनिंग ही है। जैसे कि ये क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और ये आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यहाँ पे भी रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कुल मिलाकर देखोगे तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क, यहाँ पे भी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स ही बनते हैं। और कंपोजिट टाइम दिया है 45 मिनट्स का, तो आपको यहाँ पे बड़ा ही आसान रहता है, इंग्लिश का यहाँ पे झोलझाल नहीं रहता। इन शॉर्ट, अगर आपका रीजनिंग और मैथ्स सही है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इंग्लिश वीक है तो ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहते हैं, पेनल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है, ओवरऑल कट ऑफ भी होता है, और यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन नहीं होता, और ये एग्जाम केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न की। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर मेंस में इंग्लिश तो है, बट यहाँ पे ध्यान दे, मेंस में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी है, यानी आपको इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। यानी जिनको इंग्लिश नहीं समझ आता या जिनका इंग्लिश वीक है, उनके लिए हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप हिंदी लैंग्वेज का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम आपको पीओ के मेंस एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर आइदर का मतलब है या तो 4A अटेम्प्ट करें या तो 4B अटेम्प्ट करें, दोनों अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बाकी सब कुछ आपको रीजनिंग देखने को मिलता है, कंप्यूटर देखने को मिलता है, जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। टोटल 200 मार्क्स, 200 सवाल, यहाँ पे भी 200 सवाल 200 मार्क्स, और कंपोजिट टाइम 2 घंटे का यहाँ पे देने को मिलता है। सेम ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेनल्टी 1/4 नेगेटिव मार्किंग, सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, ओवरऑल कट ऑफ भी रहता है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे नहीं होता। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गई तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न को समझेंगे और प्रीलिम्स एग्जाम की स्ट्रेटेजी जानेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी आप मेंस में जाओगे। अगर आप प्रीलिम्स से क्लियर नहीं कर रहे हो तो मेंस में जा भी नहीं पाओगे, तो मेंस का प्रिपरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होता है प्रीलिम्स एग्जाम पर, और साथ साथ थोड़ा बहुत फोकस रखना होता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए काफ़ी कम टाइम बचता है। ठीक है। तो जब भी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करो तो थोड़ा थोड़ा मेंस का कंटेंट, यानी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का कंटेंट भी सॉल्व करते रहो। अब सिलेबस के बारे में चर्चा क्यों करनी है, क्योंकि सिलेबस सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो लोग सिलेबस ही नहीं जानते वो लोग रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहते होंगे, और कुछ भी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले जानना है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओएन क्लर्क्स की प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो ये रहा सिलेबस प्रीलिम्स एग्जाम का, जहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट है तो 2 ही सिलेबस मतलब टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी और मैथ्स। रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस में देखेंगे तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 10 से 15 नंबर में या कभी कभी 20 नंबर में भी देखने को मिल ही जाता है। सिलॉग्स 5 नंबर का टॉपिक है, इनइक्वालिटीज 5 नंबर का टॉपिक है, ब्लड डोनेशन 2 से 3 नंबर का टॉपिक है, इनपुट आउटपुट अक्सर मेंस का टॉपिक है, बट कभी कभी प्रीलिम्स में आ भी सकता है। डेटा सफिशिएंसी 2 से 3 मार्क का, और मेंस में हो तो 5 नंबर का। लॉजिकल रीजनिंग प्रीलिम्स में नहीं आएगा। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 5 नंबर का। डायरेक्शन सेंस 2 से 3 नंबर का। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या वर्ड टेस्ट क्लर्क में है तो 5 से 10 नंबर का। पीओ में है तो 1 से 2 मार्क का। ऑर्डर रैंकिंग 2 से 3 मार्क का। वर्ड फॉर्मेशन 1 नंबर का। सेम मैथ्स में देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज एंड एज, यानी ये सारे कौन से सवाल है, अरिथमेटिक चैप्टर्स। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया एंड डेटा सफिशिएंसी। तो ये सिलेबस है, आपको यही सिलेबस प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करनी है तो ये सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से वो बता देता हूँ। तो आपको ये पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलॉग्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनइक्वालिटीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन सेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी के सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है बट इनका वेटेज ज़्यादा है उनसे, तो याद रखें इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन सबसे अच्छे से होनी चाहिए और इन टॉपिक में आप सबसे मजबूत होने चाहिए, सबसे एफिशिएंट होने चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन क्लरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी इसको सॉल्व करेंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। नंबर सीरीज भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और डेटा इंटरप्रिटेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सर्कल किए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 5 टॉपिक जो बनते हैं ना वहाँ से ही आपके 20 से 25 नंबर बन जाते हैं, 20 से 25 नंबर। और बाकी के जो अरिथमेटिक चैप्टर बच गए ना वहाँ से आपके 10 से 15 मार्क बनते हैं या फिर 12 मार्क बनते हैं, ये चीज़ समझ जाओ। सेम यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो सर्कल आउट किया है ना वहाँ से आपका 20 से 25 नंबर बन जाते हैं, बाकी से 10 से 12 मार्क का बनता है, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए अगर आप बिगनर्स हैं तो। अब तक हमने डिस्कशन क्या किया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो हमने एग्ज़ाम पैटर्न को समझा, उसके बाद सिलेबस को देखा क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कितने सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। सिलेबस चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा कितने टॉपिक्स रेडी करने हैं और उसके बाद ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो बिगनर्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, बिगनर्स के लिए सबसे पहला पॉइंट है अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। देखो, एग्ज़ाम का लेवल इजी रहता है प्रीलिम्स का, उससे क्या होता है कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हो ना तो आप बिना बेसिक कंसेप्ट के भी बना सकते हो। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि बेसिक कंसेप्ट की इसमें ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है तो क्या ज़रूरत है, मैं शॉर्ट ट्रिक से या फिर वो वाले मेथड से फलाने मेथड से कर लेता हूँ। बट यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हो आप, अपनी नींव जो पाया बोलते हैं ना, अपनी नींव को ही वीकेस्ट बनाते हो। तो ऑलवेज सबसे पहले कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करें, बेसिक कंसेप्ट के बाद ही शॉर्ट मेथड के लिए जाए। देखो, अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम में आपका शॉर्ट ट्रिक काफ़ी लग जाता है तो आपको बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं रहती, बट मेंस एग्जामिनेशन के लिए बेसिक कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार बेसिक कंसेप्ट स्किप कर दिया आपने तो दोबारा पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इट्स बेटर कि जब शुरुआत करो तब बेसिक कंसेप्ट अच्छे से करो और बेसिक मेथड्स पहले सीखो, उसके बाद शॉर्ट मेथड के लिए जाओ और उसके बाद आपको आसानी रहेगी प्रीलिम्स क्लियर करने में भी और एज वेल एज मेंस के लिए भी आप साथ ही साथ पैरेलली रेडी हो जाते हो। तो बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सबसे पहले क्लियर करें। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमें अपना वीक एरिया समझना है कि जो वीक एरिया है उसको इंप्रूव करो। देखो, आप अब रीजनिंग और मैथ्स के सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। अब रीजनिंग और मैथ्स जब आपने पूरा कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या वीक लग रहा है। जैसे कि काफ़ी लोगों को सिलॉग्स वीक लगता है, काफ़ी लोगों को पजल वीक लग रहा है, अगर मैथ्स में बात करें तो काफ़ी लोगों को डीआई वीक लग रहा है, काफ़ी लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीक लग रहा है, काफ़ी लोगों को अरिथमेटिक वीक लग रहा है। तो जो जो टॉपिक आपको वीक लगे उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, उसको एक्स्ट्रा टाइम दो और वीक एरियाज़ को प्रैक्टिस कर करके, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके, मेथड बदल के उसको इम्प्रूव करो। क्योंकि आज अगर आप इसको वीक छोड़ोगे तो कल भी आपका वीक ही रहेगा और आने वाले सभी एग्जाम में आपको वो वीक ही लगने वाला है। तो अगर उसको इंप्रूव करना है तो वो आज है, जब शुरुआत करो तभी वीक को इंप्रूव करना है। तो अपने वीक एरिया जो जो लगता है उसको अच्छे से समझो, उसको टाइम ज़्यादा दो, उसको फोकस ज़्यादा करो और अपना वीक एरिया इंप्रूव करो क्योंकि वो सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और आप अगर उसी में वीक रहोगे तो आपको पीछे जाते समय ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इम्प्रूव योर वीक एरियाज। हमारा थर्ड टॉपिक है इम्प्रूव योर मॉक टेस्ट और गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली। आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि मैंने अगर मान लो कि 5 चैप्टर्स पढ़ लिए, अगर मैंने 5 चैप्टर्स पढ़ लिए तो मुझे मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। मैंने रीजनिंग के 5 चैप्टर्स कर लिए और मैथ्स के 5 चैप्टर कर लिए तो मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूँगा। मानता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा मार्क्स कम आएगा, बट जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देता जाऊंगा वैसे वैसे मैं उसको एनालिसिस करूंगा। देखो, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस करने का मतलब अगर मॉक टेस्ट में टोटल 80 क्वेश्चन में से मेरे 40 ही बने तो 40 क्वेश्चन को मुझे बाद में सॉल्व करना है और जो 40 क्वेश्चन बने उनमें से कितने रॉन्ग हुए उसको भी मुझे वापस बनाने हैं, वापस सॉल्व करने हैं और चेक करना है कि मैंने क्या गलती की उस टाइम पे जिसकी वजह से वो गलत बना, और जो करेक्ट हुए उस पर भी फोकस करना है कि अगर मैंने वहाँ पर टाइम ज़्यादा
बता दिए हैं तो मुझे वहाँ पे टाइम रिड्यूस करना है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसके लिए कम टाइम में उसको मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकूँ। तो मॉक टेस्ट देना और उसके बाद उसको एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल मॉक टेस्ट देख के स्कोर देख के हट जाना कोई फ़ायदा नहीं करेगा। आपको मॉक टेस्ट देना भी है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है और सॉल्व करना है और अपने गलती हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन सही बने वहाँ पे टाइम ज़्यादा लिया उसको भी इम्प्रूव करना है कि नेक्स्ट टाइम इससे कम टाइम में कैसे सॉल्व करो। तो मॉक टेस्ट देने का पर्पज़ ये रहता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, आप अपना नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखें। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देते देते टाइम ही आप ये चीज़ समझोगे कौन से टॉपिक पे आप लैग कर रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो इसको इम्प्रूव करो और नेक्स्ट टाइम वापस मॉक टेस्ट दो। जैसे ही 50% आपका सिलेबस खत्म हो जाए, आपकी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी पर डे 1 या 2 मॉक टेस्ट होनी चाहिए पर डे। ठीक है, इनिशियल 10 से 15 दिन या 20 दिन तक अगर आपकी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी 2 दिन में एक बार 3 दिन में एक बार हो तो चलेगा, बट उसके बाद रेगुलरली पर डे 1 और 2 मॉक टेस्ट, क्योंकि इसकी मॉक टेस्ट 45 मिनट्स की होती है। 45 मिनट्स मॉक देने में और 1.5 आवर मैं आपको मान लेता हूँ कि आपका एनालिसिस करने में, तो आप 2 घंटे 15 मिनट में अपना एक मॉक खत्म कर सकते हो। तो 2 घंटे 15 मिनट सुबह दे सकते हो, 2 घंटे 15 मिनट इवनिंग में दे सकते हो, तो आप आराम से 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। बट अगर आपको 2 मॉक टेस्ट हैवी लग रहा है तो आप सिंगल मॉक टेस्ट के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीड। जी हाँ, काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारे सब सिलेबस आ जाता है तो हमारा काम बन गया। देखो, केवल 100%, मैं ऑलवेज कहता हूँ मेरी ऑफलाइन कोचिंग क्लास में जब भी मैं कराता था कि जो बंदा 100% सिलेबस जानता है वो सिलेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो बंदा विद इन टाइम सॉल्व करना जानता है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, आपके वो सिलेबस पूरा आता है बट आपके पास स्पीड ही नहीं है, तो आप 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन कैसे बनाओगे? 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन बनाने हैं। 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप पर क्वेश्चन आपको 30 सेकंड्स में बनाना रहेगा। अगर एक्यूरेट कैलकुलेट करें तो 33.75 सेकंड्स आता है पर क्वेश्चन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। बट हम मान लेते हैं कि आधे मिनट में आपको एक क्वेश्चन बनाना है, तभी आप 80 क्वेश्चन बना पाओगे 45 मिनट्स में। तो उसके लिए आपके पास स्पीड तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। देखो, क्लरिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन आते हैं। अब काफ़ी लोगों को क्या मैं पूछता हूँ ना जब भी कि मतलब कितने क्वेश्चन बना लेते हो 20 मिनट में, तो वो लोग का आंसर ही नहीं होता, उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं होता है। अब सिंप्लीफिकेशन किसी को नहीं आते ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ, मेरे ख्याल से सबको आते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हमने स्कूलिंग में सीखा है। ठीक है, तो अब ये 10 सवाल अगर हमें सॉल्व करने हैं तो हम अगर इसके लिए 10 मिनट भी ले रहे हैं ना, तब भी हम पीछे ही हैं, क्योंकि हम compete नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड्स ही हैं, और आरआरबी का कट ऑफ काफ़ी सारे स्टेट में 75 प्लस ही जाता है क्लरिकल एग्जामिनेशन का। तो ध्यान रखना कि 10 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम लगना चाहिए 5 to 6 मिनट्स ओनली। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आप अपना स्पीड इंप्रूव करें। स्पीड इंप्रूव करने के लिए मैथ्स में आपको स्क्वायर पढ़ने हैं अप टू 50, आपको याद होने चाहिए, मगअप होने चाहिए। क्यूब पढ़ने हैं अप टू 20, आपको ये भी मगअप होने चाहिए। टेबल्स पढ़ने हैं आपको अप टू 20, ये भी आपको याद होने चाहिए। और आपको काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स ट्रिक्स भी याद होने चाहिए। वैदिक मैथ्स ट्रिक्स के वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रीजनिंग में आपका कंसेप्ट वेरी मच क्लियर होना चाहिए और पेपर वर्क कम से कम होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप सवाल भी पूरा मेंशन कर रहे हो पेपर पे और फिर सॉल्व करना शुरू कर रहे हो तो आपको काफ़ी दिक्कत करने वाला है। तो रीजनिंग में भी आपका पेपर वर्क कम होना चाहिए। जितना हो सके उतना वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करो, और जहाँ पे पेपर वर्क की ज़रूरत है वहाँ पे पेपर वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो जितना कम करोगे उतनी अच्छी आप स्पीड बना पाओगे और उतने ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, देखो, हर बार तुक्के मारना ज़रूरी नहीं है। आपकी स्पीड जितनी हो उतना ही अटेम्प्ट कर पाओगे। आप सर ने बोला 80 अटेम्प्ट करने हैं तो 80 करके आना है, ऐसा नहीं है, ट्राई करनी है। काफ़ी लोग 75 अटेम्प्ट करके 75 मार्क्स ले जाते हैं, तब भी सिलेक्शन हो जाता है, समझ रहे हो। बट हमें कोशिश करनी है कि हमारा फुल अटेम्प्ट हो। और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटेन योर एक्यूरेसी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्पीड तो बना लेते हैं बट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते। यानी 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और 80 मार्क नहीं आते, उसकी जगह 40 मार्क ही आते हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा। अगर आप 70 क्वेश्चन बना रहे हो और आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक्यूरेसी में अच्छे हो, तो आपको 1-2 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का भी मिल जाएगा, तो 70 की जगह 72 भी हो जाएगा। आप अगर 75 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी सही है तो 75 मार्क्स
की जगह 75 मार्क्स आने चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। केवल स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप केवल स्पीड ही बना रहे हो और एक्यूरेसी नहीं बना रहे हो, आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपको इसको भी सुधारना पड़ेगा। और ये इंप्रूव कैसे होगा? आपकी मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट देते देते समय आपको पता लगेगा कि आप कितने अटेम्प्ट करते हो और कितने गलत होते हैं। तो गलत को इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम करना है और ध्यान रखना है कि ये सेम गलती दोबारा ना हो। ऑलवेज नई गलतियाँ करें और अपने बेटर वर्जन को ऑलवेज इम्प्रूव करते रहे, ठीक है। तो एक्यूरेसी बढ़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा और तभी नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुक्के नहीं मारने हैं। और ये एग्ज़ाम तुक्के से चलती ही नहीं है, तो तुक्के तो मारने ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आपको एग्जाम पैटर्न को समझना है। जिनको एग्जाम पैटर्न समझ आ गया, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है? आपको एग्जाम पैटर्न समझ के बाद सिलेबस को ध्यान देना है। सिलेबस के बाद आपको तीसरा पॉइंट बेसिक कंसेप्ट को समझ लेना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक के जाना है। चौथा पॉइंट, आपको बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद आपको अपना डिफिकल्टी, मतलब जिस चीज़ में आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है उस टॉपिक को आपको इम्प्रूव करना है। पांचवा पॉइंट, आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है, उसको एनालिसिस करना है और उसमें इंप्रूवमेंट लाना है कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करें जिसकी वजह से आपका स्कोर इंप्रूव हो। छठा पॉइंट आपको क्या है? मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि हर बार मॉक टेस्ट देते समय आपको पता लगेगा कि आपकी स्पीड कितनी कम लग रही है, तो आपको स्पीड भी इंप्रूव करनी है। और सातवां पॉइंट है, आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ेगी तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो इसको ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।